पुल से पर्फिदिया नीचे स्थित एक प्रवासी निरोधक केंद्र को देखती है। बाद में वह अपने फ्रांच 75 साथियों से मिलती है ताकि एक बचाव योजना बनाई जा सके। उसी रात समूह चुपके से अंदर घुसता है। वे गेट के गार्ड को काबू में करते हैं, बाड़ में एक छेद काटते हैं, सैनिकों को जगाकर बंदूक की नोक पर रोक लेते हैं, जबकि बाकी टीमें बंदी बनाए गए लोगों की तलाश में पूरे परिसर की छानबीन करती हैं। पर्फिदिया मुख्य दफ्तर में घुसती है और कप्तान स्टीवन जे लॉकजॉ को कोने में घेर लेती है और अपने समूह की विचारधारा सुनाती है, खुली सीमाएं, शरीर की आजादी और राज्य के आतंक के खिलाफ लड़ाई। लेकिन लॉकजॉ उसका रूप देखकर ही उलझा रहता है। पर्फिदिया इस मौके का फायदा उठाकर उसे बेइज्जत करती है, उसे मजबूर करती है कि वो ढीली ढाली पैंट पहनकर इधर उधर घूमे। बाहर विद्रोहियों का ट्रक आता है और सभी बंदियों को वाहनों में भरकर भगाया जाता है। रेडियो पर पैट घोषणा करता है कि वे तैयार हैं। फिर वो एक जबरदस्त आतिशबाजी सी भटकाने वाली आगजनी करता है। विद्रोही सैनिकों को गेट के पीछे बंद कर देते हैं, एक धुआं बम फेंकते हैं, फांसीवादी शासन को कोसते हैं और जयकारों व गोलियों की गूंज के बीच भाग निकलते हैं। जीत की गर्मी में पैट और पर्फिदिया एक दूसरे को चूमते हैं। अगले महीनों में पैट बम बनाता है, जबकि पर्फिदिया फोन पर लक्षित हमलों का निर्देशन करती है। सरकारी दफ्तर, बैंक, यहाँ तक कि बिजली ढांचा भी ठप हो जाता है, क्योंकि उनका समूह तोड़फोड़ का अभियान चलाता है। लॉकजॉ दूर बैठे उनकी गतिविधियां देखता है और पर्फिदिया के ख्यालों में ही डूबा रहता है। जब उसे पता चलता है कि पर्फिदिया और पैट एक साथ हैं, तो जलन एक निजी दुश्मनी में बदल जाती है। कुछ समय बाद पर्फिदिया और उसका साथी कोर्ट हाउस की छत में विस्फोटक लगाते हैं, लेकिन लॉकजॉ उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो एक सौदा पेश करता है, जानकारी के बदले नरमी। उसी शाम वो उससे एक मोटल में मिलती है और समय निकालने के लिए उसके साथ सोती है। महीनों बाद उसकी गर्भावस्था साफ दिखने लगती है, फिर भी वह ऐसे काम करती है जैसे कुछ बदला ही न हो। उसका परिवार और पैट बच्चे की चिंता करते हैं। बच्चे के जन्म के बाद पर्फिदिया गंभीर प्रसवोत्तर अवसाद में डूब जाती है और खुद को अलग कर लेती है। पैट परिवार के लिए एक स्थिर जीवन की भीख मांगता है, लेकिन पर्फिदिया अपने मकसद को चुनती है और उन्हें छोड़ देती है। बच्चे का सामान खरीदते समय पैट से लॉकजॉ मिलता है, जो उससे बातचीत करते हुए काली महिलाओं के प्रति अपनी भगदी पसंद का इशारा कर उसे असहज कर देता है। फ्रांच 75 द्वारा किए जा रहे एक बैंक डकैती अभियान पर पुलिस की हिंसक प्रतिक्रिया होती है। अलार्म, भीड़भाड़ वाली सड़कों पर कार पकड़, टक्करें और फिर पैदल पीछा। पुलिस पर्फिदिया को घेर कर गिरफ्तार कर लेती है। हिरासत में उसकी फिर से मुलाकात लॉकजॉ से होती है। वो कहता है कि अगर वो फ्रांच 75 के नेताओं और उनके सुरक्षित ठिकानों के नाम बता दे, तो वो उसकी जेल की सजा कम करा सकता है। पर्फिदिया इनकार कर देती है। उसकी गिरफ्तारी की खबर पैट को छुपने पर मजबूर कर देती है। एक अनुभवी साथी हॉवर्ड उसे 2 छोटे सिंक्रोनाइज्ड स्कैनर देता है, एक भरोसे का उपकरण जो दोनों धारकों के करीब होने पर वही धुन बजाता है, और सुरक्षित रेडियो कॉल के लिए एक जटिल कोड व्यवस्था, साथ ही नकली पहचाने, ताकि पैट और उसकी बेटी गायब हो सकें। पैट एक नए शहर भाग जाता है और पर्फिदिया को गवाह सुरक्षा में डाल दिया जाता है। दबाव में दी गई जानकारी के आधार पर लॉकजॉ और उसकी टास्क फोर्स कई फ्रांच 75 नेटवर्क को ध्वस्त कर देती है। गिरफ्तारियां, हत्याएं और संगठन का सफाया। लॉकजॉ को उसके कारनामों के लिए सम्मानित किया जाता है, लेकिन जब वह पर्फिदिया के सुरक्षित घर पहुंचता है, तो वह खाली मिलता है। वो जा चुकी है। बाद में सूचना मिलती है कि वो मेक्सिको में है। 16 साल बाद पैट की बेटी एक झूठे नाम विला से रहती है। वो अपने प्रशिक्षक सर्जियो से मार्शल आर्ट्स सीखती है, जबकि पैट शकी, नशे में डूबा, किसी तरह उसकी जिंदगी में शामिल रहने की कोशिश करता है। वो पेरेंट टीचर मीटिंग तक में पहुंच जाता है। लॉकजॉ अब भी प्रवासन बल का प्रमुख है और उसे क्रिसमस एडवेंचरर्स नामक एक गुप्त श्वेत श्रेष्ठतावादी क्लब में शामिल होने के लिए साक्षात्कार का निमंत्रण मिलता है। वे उससे नस्ल संबंधी प्रश्न पूछते हैं। वो नहीं कहता है और क्लब कहता है वे उसकी फाइल की समीक्षा करेंगे। हॉवर्ड अब भी छोटे मोटे तरीकों से सक्रिय है, कोडित रेडियो संदेश भेजते हुए। एक दिन एक इनामी शिकारी अवंती उसे पकड़ लेता है। पड़ोस के बच्चे हॉवर्ड के घर भागते हैं और उसके रेडियो उपकरण से एक SOS प्रसारित कर देते हैं। हॉवर्ड पकड़ा गया है। एक सैन्य सुविधा में एक सैनिक हॉवर्ड की बहन को धमकाता है और दबाव में हॉवर्ड अन्य विद्रोहियों के नाम और ठिकाने बता देता है। ये जानकारी लॉकजॉ तक पहुंचती है, जो कानून व्यवस्था अभियान शुरू करता है पैट और विला के समुदाय को बाहर निकालने के लिए। घर में तनाव बढ़ता है। विला और पैट में झगड़ा होता है। विला नाराज है कि उसे अपने पिता का देखभालकर्ता बनना पड़ता है, जबकि वह अपनी बुरी आदतों में डूबा रहता है। पैट विला को हॉवर्ड का एक भरोसे वाला स्कैनर देता है जब वह स्कूल डांस पर जा रही होती है और उसे अपने दोस्त के ड्राइवर पर शक करने को कहता है।
डांस पर विला बाथरूम में जाती है और स्कैनर की धुन सुनती है। दियांद्रा, फ्रांच 75 की एक जीवित सदस्य, सामने आती है, कोड से पहचान पक्की करती है और कहती है कि एक SOS सक्रिय है और उन्हें तुरंत निकलना होगा। जिम के बाहर सेना पहुंच चुकी है। छात्रों को रोका और पूछताछ की जा रही है। अधिकारी विला का नंबर मांगते हैं। उसके दोस्त कहते हैं कि उसके पास फोन नहीं है क्योंकि उसके पिता मना करते हैं, हालांकि उसके पास चोरी छिपे एक फोन है। उसी समय पैट को कॉल आती है। हॉवर्ड पकड़ा गया है और लॉकजॉ नजदीक है। नशे में और उलझा हुआ पैट क्रांतिकारी कोड बोलने में अटकता है जब तक कि दूसरी तरफ का अधिकारी उसे पहचान न ले और जानकारी न दे दे। पैट चल पड़ता है, लेकिन उससे पहले ही सैनिक शहर भर में छापे मारना शुरू कर देते हैं। पैट एक सुरंग से भागता है, लेकिन गैस से लगभग बेहोश हो जाता है। बाहर निकलकर हाँफते हुए वह फिर रेडियो पर संपर्क करता है, लेकिन ऑपरेटर उससे पूरा कोड दोहराने को कहता है, वफादारी की जांच के लिए। उधर छापे फैलते हैं, कारोबार बंद कराए जाते हैं, प्रदर्शन शुरू होते हैं और स्थानीय लोग विरोध करते हैं। सर्जियो अपनी दुकान से एक शरण अभियान चलाता है, प्रवासियों को एक गुप्त कमरे और सुरंग के रास्ते चर्च तक पहुंचाता है। वो लोगों को निकालता रहता है, पैट को हथियार देता है और उसे भागने की तैयारी कराता है। आखिरकार पुलिस सर्जियो की दुकान में घुस आती है। पैट और उसका साथी छत की ओर निकलते हैं। पीछा करते हुए पैट गिर जाता है और उसे टेस कर दिया जाता है। गिरफ्तार होने के बाद उसे एक अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ एक नर्स उससे कोड में बात करती है, उसे भगाती है और सर्जियो उसे सुरक्षित जगह तक पहुँचाता है। उधर लॉकजॉ को एक सुराग मिलता है, एक ग्रे वैन क्रॉक क्रीक रोड से चुपकाब्रा हिल्स की ओर जाते हुए। पहाड़ियों में दियांद्रा विला को एक कॉन्वेंट में छोड़ चुकी है, जहाँ कट्टर नन प्रवासी युवाओं को छिपाती और सिखाती हैं। वे विला के साथ शुरुआत में सख्ती करती हैं, एक कुख्यात उग्रवादी की बेटी होने के कारण, लेकिन उसे आश्रय देती हैं और जीवित रहने व हथियार चलाने की कला सिखाती हैं। लॉकजॉ विला का DNA नमूना लेकर अपने नमूने से मिलाता है। मशीन मैच दिखाती है, विला उसकी जैविक बेटी है। वो इस खुलासे का बीभत्स आनंद लेता है, खुद को पीड़ित दिखाता है और पर्फिडिया को वीर्य चोर कहता है। वह तय करता है कि विला को हटाना जरूरी है। अवंती, इनामी शिकारी, को विला को एक अति दक्षिणपंथी मिलिशिया कैंप तक ले जाने के लिए रखा जाता है। रास्ते में विला संघर्ष करती है। अवंती, जो बच्चे को मारना नहीं चाहता, उसे मारने से इनकार कर देता है और सिर्फ पैसे के लिए उसे कैंप तक पहुंचा देता है। वहाँ वह मिलिशिया की क्रूरता देखता है, विला की हथकड़ियाँ खोल देता है और गार्ड्स पर हमला कर देता है। अफरा तफरी में विला हथियार उठा लेती है, कई हमलावरों को मार गिराती है, अवंती की कार की चाबियां लेती है और भाग जाती है। रास्ते में उसका पीछा करता है टिम, एक सफाचट चेहरा लेकिन गंदा काम करने वाला फिक्सर, जिसे शक्तिशाली क्लब ने समस्या खत्म करने के लिए रखा है। विला को कुचलने की कोशिश में टिम की कार पलट जाती है। पुराना कोड याद करते हुए विला उसे गोली मार देती है जब वो उसका जवाब नहीं दे पाता। थकी हारी वो अंततः हॉवर्ड के भरोसे वाले स्कैनर की धुन सुनती है। पैट पास है। पैट पहुंचता है, टूटा हाँफता हुआ, और विला का पासवर्ड बोलकर अपनी पहचान साबित करता है। उसकी आवाज पहचान कर विला उसे गले लगा लेती है। सालों की जुदाई और डर के बाद एक कच्चा सच्चा मिलन। पैट उसे एक चिट्ठी देता है जो वह सालों से दबाए हुए था, पर्फिडिया का इकबालिया खत जो उसने शार्लिन को लिखा था। उसमें पर्फिडिया माफी मांगती है, अपने फैसलों को समझाती है और मानती है कि वह रोज अपनी बच्ची के बारे में सोचती है। वह चाहती है कि विला दुनिया को बेहतर तरीके से बदले और शायद एक दिन वे मिलें। सत्ता के गलियारों में क्रिसमस एडवेंचरर्स लॉकजॉ को शामिल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वह अपने नए ऑफिस में बैठता है, कमरा गैस से भर जाता है और वह कुछ ही सेकंड में मर जाता है। 2 हजमत सूट पहने आदमी उसका शव हटाते हैं और क्लब की सच्चाई उजागर होती है। नायक भी उनके लिए उधार खर्च की चीज हैं। फिल्म के अंत में पैट और विला अपने जीवन की छोटी छोटी आजादियों को फिर से जोड़ने लगते हैं। पैट आखिरकार विला को एक फोन देता है। वे विद्रोही रेडियो ट्रैफिक सुनते हैं और विला प्रदर्शन में शामिल होना शुरू कर देती है। आखिरी दृश्य साफ और जिद्दी है। लड़ाई जारी है, उलझी हुई, व्यक्तिगत और बिना किसी महिमा के। एक लड़ाई खत्म, दूसरी शुरू।